Assalamualaikum everyone. So welcome back to another class. आज की हमारी क्लास का टॉपिक होगा सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मुझे अंदाजा है कि आप लोगों में से कुछ बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना आता होगा और कुछ को थोड़े बहुत इश्यूज होंगे इक्वेशन को सॉल्व करने में। तो वी विल डिस्कस दिस। ओके, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड्स होते हैं। क्या होते हैं? तीन मेथड्स होते हैं, तीन तरीके होते हैं जो कि हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वर्क करते हैं। सबसे पहला तरीका हमारे पास होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के अलावा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मेथड होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सेकंड मेथड हमारा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, और थर्ड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। अच्छा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है ना, वो हर इक्वेशन को, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो हर इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है। अब हम बारी बारी हर मेथड को सॉल्व यूज करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मेथड आप लोगों के लिए इजी है। अब मोस्टली बच्चों को सबसे ज्यादा इजी मेथड जो लगता है वो फैक्टराइजेशन लगता है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मुश्किल लगता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो होता ही है यूज करने के लिए, ठीक है, वो तो हर इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है। तो बच्चों को इसमें होती है कंफ्यूजन थोड़ी सी। मुझे सबसे ज्यादा इजी लगता है फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड में एक प्रॉब्लम है कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके सॉल्व नहीं कर सकते। बहुत सी ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जिनके लिए आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, आप उनको फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम सिंपल इक्वेशन लिखते हैं। ये रही आपकी सिंपल इक्वेशन, ठीक है, ये एक इक्वेशन है। अब अगर इस इक्वेशन को हम देखें, इसको पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड को हम स्टेप बाय स्टेप में आपको बताऊंगी कि फैक्टराइजेशन मेथड किस तरह यूज होता है और वो किस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये आपके स्टेप सही है नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म आपकी, ये फर्स्ट वाली टर्म आपकी, ठीक है, फर्स्ट वाली टर्म को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, लास्ट वाली टर्म से, यानी कि थर्ड वाली टर्म से। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 2x² को मल्टीप्लाई कर दिया -6 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा -12x²। ठीक है, आपके पास आंसर क्या आएगा, -12x²। इसको याद रखिए, हमने क्या किया, हमने दो टर्म्स को, यानी पहली टर्म और तीसरी टर्म, ये वाली टर्म, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 12x², -12x²। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम फैक्टराइज करेंगे किसको, 12 को। 12 के ऐसे फैक्टर्स हम यूज करेंगे जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12x² आ जाए, और अगर उनको हम सम करें तो हमारे पास -4x आए। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि 12 के फैक्टर्स होते क्या है। 12 के फैक्टर्स हो सकते हैं प्लस, प्लस एंड -1, ये एक फैक्टर हो सकता है। फिर अगर हम कहें कि प्लस, प्लस एंड -2 एक फैक्टर हो सकता है 12 का। उसके साथ साथ अगर मैं प्लस माइनस बार बार नहीं लिख रही, -1, -2, +1, +2, आपके पास इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। 3 आपके पास 12 का फैक्टर है, 4 आपके पास 12 का फैक्टर है, और 6 भी आपके पास 12 का फैक्टर है। ठीक है, इसके अलावा 6 भी आपके पास 12 का फैक्टर है। ये आपके पास सारे 12 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, और 12 भी अपना फैक्टर खुद भी है। फैक्टर हो गए ये सारे। अब हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ फैक्टर्स चूज करेंगे, यानी कि कोई भी मतलब ऐसे फैक्टर्स चूज करेंगे जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 आ जाए, और जिनको अगर हम सम करें, प्लस माइनस करें तो -4 आ जाए। अब आप देखें, 1 को और 12 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तो आ जाएगा, लेकिन अगर इनको सम करेंगे तो 12 नहीं आ सकता। अगर आप 2 को और 6 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेती हूँ, आपने लिया 2, किसका लिया हमने 2,
नेगेटिव का 2 लिया, यहाँ पॉजिटिव का 2 लिया, हमने प्लस का 2 लिया और हमने 6 लिया है किसका, माइनस का 6 एक्स कर देते हैं, माइनस प्लस का 2x और माइनस का 6x। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस का 2x और माइनस का 6x, तो क्या आपके पास माइनस का 12x स्क्वायर आ जाएगा? जी बिल्कुल, हमारे पास माइनस का 12x स्क्वायर आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप इन दोनों को सम करें, यानी कि +2 -6 इनको सम करें, तो आपके पास -4x आ जाएगा। तो यानी कि हमारी दूसरी कंडीशन भी वैलिड हो गई। 2 कंडीशन हमने सेटिस्फाई करनी होती है फैक्टर्स को यूज करते हुए। हमने 2 कंडीशंस का ख्याल रखना है जब हम फैक्टर्स यूज करेंगे, यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनमें से कोई 2 फैक्टर यूज करने होते हैं हमें। ठीक है, तो अगर हमने 2 फैक्टर यूज कर लिए ये, उसके बाद हम इसको फैक्टराइज करके ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, फिर हम लगा देंगे भाई प्लस का 2x माइनस का 4x माइनस का 6x माइनस का 6 अब इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना होता है, हमने लेना होता है कॉमन। हमने इस पार्ट में से इसको मैं रेड कर देती हूँ, इस पार्ट में से और इस वाले पार्ट में से कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो अब अगर इस पार्ट में से मैं कॉमन लूं तो क्या कॉमन निकलेगा, पहले पार्ट में से जो रेड मार्क्ड है उसमें से अगर कॉमन लूं तो क्या कॉमन निकलेगा, सिर्फ 2 कॉमन आएगा इसमें, 2x कॉमन आएगा। वेरी गुड, 2x कॉमन आएगा तो हमारा 2x बाहर आ गया। अगर हमने 2x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, पहली टर्म में से 2x अगर हमने ले लिया तो बाकी सिर्फ x बचा। वेरी गुड, प्लस का प्लस ही रहेगा। फिर हमारे पास 2x से 2x कॉमन निकल चुका है तो बाकी बचा 1। सही है, ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में से हम क्या कॉमन लेंगे, दूसरे पार्ट में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 6 की -6, बताएं 6 कॉमन लेंगे कि -6, -6। वेरी गुड, हम लेंगे कॉमन -6, -6 हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास बचा x + 1। ठीक है, देखें +1 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप इस 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे +1 से तो तब भी ये -6 आएगा। अगर हम यहाँ पे प्लस नहीं माइनस लिखते तो उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता, हमारे पास प्लस का आ जाता, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे आके, यहाँ तक आके आप वेरीफाई किस तरह कर सकते हो कि आपने सही किया या गलत। अगर आपके ये वाली ब्रैकेट यानी कि अंदर वाली ब्रैकेट में जो टर्म है, ये वाला और ये वाला, जिसको मैं कलर कर रही हूँ, सही है, ब्लू कलर, ये ब्रैकेट्स अगर आपकी सेम हैं तो मतलब आपने फैक्टर्स सही निकाले हैं। लेकिन अगर ये डिफरेंट है तो समझे आपने फैक्टर्स गलत निकाले, आपने फैक्टर्स सही नहीं निकाले। अब हम इनमें से कॉमन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल x+1 हमने कॉमन ले लिया क्योंकि हमारे पास दोनों टर्म में x+1 है। x+1 हमने कॉमन ले लिया, फिर हमारे पास दूसरी ब्रैकेट में बच जाएगा 2x। यहाँ से हमने x+1 कॉमन ले लिया तो 2x बच गया, यहाँ से हमने x+1 कॉमन ले लिया तो माइनस का 6 बचा, जो कि बराबर है 0 के। अब यहाँ पर देखें कि जब हमारे पास 2 टर्म्स या फिर 2 ब्रैकेट या फिर 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और वो 0 के बराबर हों, तो हम अज्यूम करते हैं कि या तो उसमें से ये वाला नंबर 0 होगा या तो ये वाला 0 होगा। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं x+1 इज इक्वल्स टू 0 और 2x -6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये वाले पार्ट में से हमारे पास आंसर आएगा, नहीं करते, इसका आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू -1 और इस वाले में आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस का 3 यानी कि 3। तो हमारा एक आंसर है -1 और दूसरा आंसर है 3। सो हेयर वी गो, हमारे पास फैक्टराइजेशन का ये मेथड होता है। अगर किसी को इस मेथड से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, वरना हम आगे चलते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, वरना फिर हम आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन है? ओके,
नो क्वेश्चन क्लियर, वेरी सिंपल, ओके वेरी गुड, एक्सप्लेन, अच्छा ठीक है। काफी बच्चों को क्लियर है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अनक्लियर है। तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ से लेके मेथड आपके लिए अनक्लियर है या फिर यहाँ पर जो मैंने बताया कि आपको फैक्टर्स कौन से निकालने और कैसे पता चलेगा वो अनक्लियर है। फैक्टर्स, अच्छा देखें। अम मैं ना इसका हाईलाइट हटा देती हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको बता, सही है। हमने क्या कहा कि हम पहले ये वाली टर्म यानी जो फर्स्ट टर्म है उसको और जो हमारी लास्ट टर्म है उसको, इन दोनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी प्रोडक्ट लेंगे। फिर उसकी प्रोडक्ट में से जो आंसर हमें मिलेगा, उसकी प्रोडक्ट का जो आंसर हमें मिलेगा वो मिला हमें 12x²। क्या मिला हमें, हमें मिला वो माइनस का 12x²। किसका, माइनस का 12x², यानी कि -12x²। तो अब जो ये 12 है ना हमारे पास, माइनस का 12, इस माइनस के 12 के हमने निकालने हैं फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, +-1 इसका एक फैक्टर हो सकता है, +-2 फैक्टर हो सकता है, +-3 भी फैक्टर होगा, +-4, +-6 और +-12, ये सारे क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स हैं। अब उन फैक्टर्स में से कोई दो फैक्टर यूज करने हैं हमें, जिनकी प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, -12। क्या है, -12। ऐसे फैक्टर्स चूज करने हैं जिनकी प्रोडक्ट हमारे पास माइनस आए। अच्छा, तो माइनस की आपके पास प्रोडक्ट तब आती है जब आपके पास एक टर्म पॉजिटिव हो और एक टर्म नेगेटिव। एक फैक्टर आपने पॉजिटिव चूज करना है, एक फैक्टर आपने करना है नेगेटिव। जी, मिडिल टर्म ही तो हम ब्रेक कर रहे हैं, इसी को तो ब्रेक करने के लिए हम फैक्टराइज कर रहे हैं। लेकिन हम फैक्टर्स किस नंबर के निकालेंगे उसके लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। हम सिर्फ फोर के फैक्टर्स थोड़ी ना निकालने हैं हमने, जो हम इसको करेंगे। 4 को हमने ब्रेक करना है, 4 को ब्रेक कर दिया हमने +2x एंड -6x में। तो वही मैं बता रही हूँ कि आपने करने हैं पेयर ऑफ नंबर चूज। हमारे पास कितने पेयर बन सकते हैं जो 12 बनाए, देखिए मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं -1 करूं और 12 करूं तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, आपस में एंड नहीं लिख, -12 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 12 के साथ, तो इसका आंसर आएगा -12। क्या आएगा, -12। इससे भी मुझे -12 मिल रहा है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास आ गया कि अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूं -12 के साथ, तब भी मेरे पास आंसर में आएगा -12। ठीक है, ये पेयर भी मेरे पास बन सकता है एक। दूसरा पेयर मेरे पास बन सकता है कि अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं 6 के साथ, -6 के साथ, तब भी मेरे पास आंसर आएगा -6। क्या आएगा आंसर मेरे पास, -12। ठीक है, और अगर मैं -2 को मल्टीप्लाई करूं 6 के साथ, +6 के साथ, तब भी मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर आएगा -12। ठीक है, ये मैं आप लोगों को ऑप्शंस बता रही हूँ कि किस किस से -12 आ सकता है। उसके अलावा अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूं -4 के साथ, तो मेरे पास आंसर आएगा -12। अगेन अगर मैं -3 को मल्टीप्लाई करूं 4 के साथ, तब भी मेरे पास आंसर आना चाहिए -12। ये सारे ऑप्शंस है मेरे पास कि जो फैक्टर्स पेयर में चूज कर सकती हूँ अपनी मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए। लेकिन अगर इसमें मैं देखें, इसको मल्टीप्लाई करने से तो -12 मिल रहा है, लेकिन क्या इसको सम करने से मुझे -4 मिल सकता है? क्या अगर मैं इसको सम करूं तो मुझे -4 मिल सकता है? नहीं मिल सकता, क्योंकि 12 में से 1 माइनस हुआ तो 11 बचेगा। नो, दैट्स नॉट राइट। इसमें भी मुझे -11 मिलेगा, नॉट राइट। इसमें मुझे क्या मिलेगा, इसमें मुझे मिलेगा -4 और मुझे क्या चाहिए, -4। इसलिए मेरी जो चॉइस होगी वो होगी ये, यानी कि प्लस का 2 और माइनस का 6। दिस विल बी माई चॉइस फॉर फैक्टर्स। आई होप इट्स क्लियर नाउ। वेरी गुड, इट्स क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड आता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आई एम श्योर सबको पता होगा कि कौन सा होता है। उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो ए होता है वो x² का कोएफिशिएंट होता है, जो बी होता है वो सिंपल x यानी लीनियर x का कोएफिशिएंट होता है, और जो सी होता है
वो कांस्टेंट नंबर होता है। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर। अच्छा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में दिखा देती हूँ कि कौन सा होता है, डोंट वरी अबाउट दैट। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आई थिंक इसमें आएगा ना, ये रहा। ये होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस होल रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a। ये आपका होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब किसी भी इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है, सही है। मैं आपको ये वाली इक्वेशन देती हूँ। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमारे पास चंद स्टेप होते हैं जिनको फॉलो करके हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। मुझे बताएं कितने बच्चों को कंप्लीटिंग स्क्वायर से इक्वेशन सॉल्व करना आता है? कंप्लीटिंग स्क्वायर से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है? नो, नहीं आता, नहीं आता। चलें, ये बहुत इजी तरीका होता है वैसे तो इक्वेशन को सॉल्व करने का। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहला पार्ट हमारा ये होता है कि हमारी जो कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म कौन सी है? +9 हमारी कांस्टेंट टर्म है। हमने इसको सिंपली लेकर जाना है इक्वेशन के दूसरे साइड। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x² +6x इज इक्वल्स टू -9। इक्वेशन के दूसरे साइड चला जाएगा तो वो नंबर नेगेटिव हो जाता है, सही है। ये उस दिन भी मैंने लीनियर इक्वेशन वाले लेक्चर में बताया था। यहां तक आ गए हम। अब हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट होता, क्या होता, x² का कोएफिशिएंट कोई होता तो हम यहाँ से नीचे से उसको डिवाइड कर देते, इस नंबर से इस नंबर से इस नंबर से उसको डिवाइड कर देते। लेकिन हमारे पास इसका कोएफिशिएंट नहीं है, सही है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास फॉर्मूला होता है एक ये बी डिवाइडेड बाय 2 उसका होल स्क्वायर। ये चीज जो होती है हमें ये दोनों साइड से ऐड करनी होती है, इस तरफ से भी इक्वेशन के और इक्वेशन के दूसरे तरफ से भी। बी हमारे पास क्या है, 6 है। 6 को डिवाइड करेंगे हम किसके साथ, 2 के साथ, तो आंसर आएगा 3। 6 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो आंसर आएगा 3। x² +6x प्लस 3 के ऊपर होल स्क्वायर, या हम डायरेक्टली 9 लिख देते हैं, ठीक है, 9। और ये बराबर है किसके, इसके बराबर होगा ये -9 अगेन +9। तो +9 -9 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे लिख सकते हैं x² 2 +6x +9 इज इक्वल्स टू 0। सही है, यहाँ तक आ गया। अब हमने क्या करना है, आप देखें यहाँ पे आपको कुछ चीज कॉमन नजर आ रही है। कॉमन क्या नजर आ रहा है हमें, अगर मैं इसको 9 ना लिखती, इसको ऐसे ही लिखती डायरेक्टली, 3 के ऊपर स्क्वायर। तो आपको ये कोई चीज देखी देखी लग रही है, जैसे हम कहते हैं a² माइनस a² प्लस सॉरी a² +2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या इसके जैसा थोड़ा थोड़ा लग रहा है, देखें x हमारे पास a है और उसके ऊपर स्क्वायर है, फिर हमारे पास 2ab है और ये 3 हमारे पास स्क्वायर है। तो अगर हम इसको ऐसे करके लिखें कि x +3 होल स्क्वायर, तो क्या ये इसके बराबर आएगा, x +3 होल स्क्वायर +2। इसको अगर सॉल्व करें आप लोग तो वापस ये हमें मिल सकता है, x² +6x +3ab। जी बिल्कुल मिल सकता है, वेरी गुड। और ये बराबर हो जाएगा 0 के साथ, इसके 0 के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम दोनों साइड पे रेडिकल ले लें, इक्वेशन के इस तरफ भी रेडिकल ले लें, इक्वेशन के इस तरफ भी रेडिकल ले लें, तो हमारे पास ये हो जाएगा x +3, क्योंकि रेडिकल से स्क्वायर हट जाएगा
और इस तरफ जो जीरो है वो उस पे रेडिकल आएगा तो उस पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास वो जीरो ही रहेगा। एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो ये बराबर हो गया एक्स माइनस सॉरी एक्स इज इक्वल टू -3, एक्सक्यूज मी। इसको थोड़ा सा देखें, स्टेप्स को नोट करें। अब कुछ क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि 6x कहाँ चला गया और जीरो कहाँ गया, -3 क्यों आया। तो देखें, यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर है। क्या है? कंप्लीट स्क्वायर है, क्योंकि अगर मैं इसको a कंसीडर करूं x को और 3 को b कंसीडर करूं तो मेरे पास ये फॉर्मूला बंद हो सकता है, क्योंकि हम कहते हैं ना स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे बंद हो रहा है। हमें इस इक्वेशन को इस सिचुएशन तक लाना होता है कि हम इसको फॉर्मूले में बंद कर सकें, कंप्लीट स्क्वायर कर सकें। तो 6x क्या था हमारे पास? 2ab था। 2ab, a हमारे पास x है, b हमारे पास 3 है, और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6x आ जाएगा। भले हम इसको वापस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, ये वापस बैक में यही बन जाएगा। सही है। बाकी जीरो, देखें जीरो कहाँ गया, तो मैं ये ऐसे भी लिख सकती थी ना, x इज इक्वल्स टू 0 - 3, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता, वापस ये x-3 बन जाता, जीरो से कोई डिफरेंस नहीं आता, तो इसलिए ओके गुड, वेरी गुड, समझ आ गया तो अच्छी बात है। हमारे पास तीन चीजें हो गई, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब आप लोग एक चीज पे ध्यान दें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और टेस्ट में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सही है, 2-3 क्वेश्चन लाजमी आते हैं। नेचर ऑफ द रूट, द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का पता है किसी को? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट का पता है? नहीं, यस नो यस नो यस नो, ओके। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? फॉर्मूले का ये पार्ट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो रेडिकल के अंदर वाला पार्ट होता है वो कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी वजह से हमें रूट्स का पता चलता है। रूट्स का पता कैसे चलता है कि हमारा अगर ये डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो हमें क्या मिलती हैं? दो डिफरेंट रियल रूट्स। क्या मिलती हैं? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलती हैं। अगर हमारा यही वाला b² - 4ac मेरे पास, सॉरी स्क्वायर क्या आएगा, b² - 4ac मेरे पास अगर ये लेस देन 0 आ जाए, क्या आ जाए? लेस देन 0 आ जाए, तो मेरे पास होंगी टू डिस्टिंक्ट इमेजिनरी रूट्स। टू डिस्टिंक्ट इमेजिनरी रूट्स मिलेंगी मुझे। लेकिन अगर मेरा b² - 4ac इक्वल्स टू 0 आ जाए, क्या आ जाए? इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो मेरे पास वन रियल रूट होगी। क्या होगी? वन रियल रूट होगी, यानी कि सिर्फ एक रूट होगी। ये तीन कंडीशंस हैं। आपसे पूछेंगे कोई भी इक्वेशन देके, फॉर एग्जांपल ये आपको एक इक्वेशन दी गई है तो आपसे पूछेंगे बताएं इसकी कितनी रूट्स निकलेंगी। वैसे तो हम कहते हैं ना, देखें, वैसे हम कहते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके उसके तो दो आंसर आएंगे, एक्स के तो दो वैल्यूज मिलेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स के दो वैल्यूज मिले, दो अलग अलग वैल्यूज मिले। एक रियल रूट भी मिल सकता है जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आएगा, उसके वन रियल रूट होगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है, यानी कि लेस देन 0, तो आपके पास टू डिस्टिंक्ट तो होंगी लेकिन इमेजिनरी रूट्स होंगी, यानी कि रियल रूट्स नहीं होंगी। उसके बाद अगर ये आपका ग्रेटर देन 0 आ जाए, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो आपके पास यस डिस्क्रिमिनेंट को ऐसे शो करते हैं। ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएं, फॉर एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल में मैंने इक्वेशन लिखी हुई है ये वाली, इसकी कितनी रूट्स होंगी और कौन सी होंगी? इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें जल्दी से। मुझे ये भी बताएं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा और इसके रूट्स कौन से होंगे। डिस्टिंक्ट क्या होता है? डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग, डिफरेंट। इमेजिनरी तब आता है जब हमारे पास रेडिकल के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो हम उसको आयोटा यानी कि नेगेटिव वैल्यू बोलते हैं। वन रियल रूट होगा इसका, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है। चेक किया आप लोगों ने? अभी मैं आप लोगों के साथ चेक अच्छा 1 मिनट आपके पास है, आप लोग चेक कर लें वरना हम साथ चेक करते हैं। टू डिस्टिंक्ट एंड इमेजिनरी, ओके। कुछ कह रहे हैं वन रियल रूट, आप सॉल्व करें। अच्छा मैं सॉल्व करती हूँ, डोंट वरी।
देखिए मैंने कहा कि बी क्या होता है, बी होता है हमारे पास किसका, एक्स का कोएफिशिएंट। बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट जो कि 4 है, और हमने क्या करना है बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। माइनस की जगह माइनस आएगा, 4 फॉर्मूले का है तो वो सेम रहेगा। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए, तो वो होगा 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सी क्या होता है, सी होता है कांस्टेंट नंबर जो कि है +5, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो सॉल्व करो, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होगा 16, और इन सबको मल्टीप्लाई करो, 4 टाइम 3 इज 12, 12 टाइम 5 इज 60, 60, तो ये बराबर होगा 44 के। लेकिन 44 किसका होगा, नेगेटिव का, तो इसके दो इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे। कौन से इमेजिनरी रूट्स आएंगे, रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, और वो भी दो मिलेंगे। सो इज दैट क्लियर, आई होप इट्स क्लियर नाउ। समझ नहीं आ रहा, यस मैम, ओके। अच्छा दोबारा समझाती हूँ, ये हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला है। क्या है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला है, सही है। इसमें हमने क्या करने हैं, वैल्यूज पुट करना है, हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट करने हैं। किसी भी इक्वेशन में अगर आपको सवाल इस तरह का सवाल होगा, फॉर एग्जांपल ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इसके रूट्स कौन से होंगे, या फिर इसके रूट्स कितने होंगे, इसका सवाल आपसे पूछा जा सकता है। फिर ऑप्शन में आपको दिया गया होगा 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, रियल होगी, इमेजिनरी होगी, इस तरह के ऑप्शंस आपको गिवन होंगे। तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जो कि है बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर उसको आप सॉल्व करोगे, वैल्यूज पुट करोगे जिस तरह हमने अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट की, उसके बाद आपके पास कोई आंसर आएगा -4। अब हम कैसे बताएंगे कि वो लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। देखिए हमें पता है कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो लेस देन 0 होते हैं, यानी कि फिर हमारी ये सिचुएशन होगी। और अगर कोई पॉजिटिव नंबर आता है तो वो ग्रेटर देन 0 होंगे, तो फिर हमारी ये सिचुएशन ट्रू होगी। और अगर वो इक्वल टू 0 आता है तो उसकी 1 रियल रूट होगी। अब देखें हमने ये सॉल्व किया ना, ये वाली इक्वेशन हमने सॉल्व की थी, इसकी हमें सिर्फ एक ही आंसर मिला। क्या आंसर मिला, एक। इस पे अगर आप डिस्क्रिमिनेट करें तो वो 0 के बराबर आता है। देखिए इसका बी है 2, 2 का स्क्वायर 4 होगा, -4 की जगह 4 आएगा। ए 2 है मेरे पास, और जो सी है, सी क्या था, कौन सी वाली इक्वेशन को सॉल्व किया था, नहीं इसको सॉल्व नहीं किया था। एक सेकेंड, ये वाली नहीं थी, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए कौन सी सॉल्व करी थी, ये सॉल्व करी थी कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। सही है, इसका हमें एक आंसर मिला था जो कि था 3। इसका जो ए है वो हमारे पास, वो सॉरी बी है वो 6 है, 6 का स्क्वायर, उसके बाद -4 हमारे पास सेम रहेगा। ए हमारे पास 1 है, कुछ भी नहीं होगा। और फिर बी मेरे पास, सी मेरे पास क्या है, 9 है। तो अब आप देखें इनको अगर मल्टीप्लाई करें, 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आता है, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर 36 आ जाता है, विच इज इक्वल्स टू 0। किसके बराबर आया इसका डिस्क्रिमिनेंट, इसका डिस्क्रिमिनेंट आया 0 के बराबर। तो हमने हमने क्या देखा, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है, और इसका एक ही रूट निकला है, लेकिन वो रियल है, 1 रियल रूट मिला है हमें। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आए तो हमें सिर्फ 1 रियल रूट मिलेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट कोई नेगेटिव नंबर आता है तो हमें 2 डिस्टिंक्ट लेकिन इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास पॉजिटिव आता है, यानी कि पॉजिटिव नंबर आता है, तो वो हमारे पास होंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। आई होप इट्स क्लियर नाउ, गॉट इट मैम, वेरी गुड, ओके ग्रेट। तो ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसके लिए आपके पास ये इक्वेशंस एंड में मैंने रखी तो थी, पता नहीं कहाँ चली गई। ये आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग नोट कर लें सारे क्वेश्चंस। ये तो मैं खुद करवा चुकी हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर से, लेकिन फिर भी आप इसको दूसरे मेथड से ट्राई करिएगा सॉल्व करने का। ये 4 क्वेश्चंस हैं आपके पास जो आपने सॉल्व करने हैं, सही है। ये चारों क्वेश्चन नोट कर लें, फिर आप ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड चेक करेंगे। गुड, गॉट इट। तो उसके साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।